जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि भारतीय इतिहास का एक पक्ष है, उसमें क्रांतिकारी कदम वाला पोर्शन आज हम कवर करेंगे। कवर करने का हमारा ये उद्देश्य एग्ज़ाम के हिसाब से भी है, और जो लोग भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं उनके जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो व्यक्ति एग्ज़ाम के हिसाब से अपना ये तैयारी कर रहे हैं तो पेन और कापी ले सकते हैं और उसमें नोट कर सकते हैं, और जो व्यक्ति आराम से केवल रुचि है उनको भारतीय इतिहास में, तो वो आराम से कहानी सुन सकते हैं। आज हम ये कहानी बात करेंगे, बहुत ही एक चर्चित विषय है जो कि शायद ही किसी को ना पता हो। भारतीय इतिहास का विषय है तो उसमें एक कांड होता है बीच में। अब कांड केवल एक ही होता है भारतीय इतिहास में, तो इसलिए काफ़ी चर्चित है। तो आज हम बात कर रहे हैं कांड से, आपको निश्चित रूप से याद आ गया होगा काकोरी कांड। काकोरी कांड, ठीक है, या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी कांड की हम बात करेंगे आज कि कैसे काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग उसमें अंजाम देने वाले थे, और उन अंजाम के बाद उन लोगों का क्या हुआ। बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि उनका क्या हुआ, तो कौन कौन व्यक्ति थे। और भारतीय इतिहास में आज हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों पे चर्चा करेंगे जिनका नाम मतलब मुश्किल से ही आता है, अगर बात करें तो ना के बराबर ही लोग जानते हैं, जबकि उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सन 1900, पहले हम काकोरी कांड की डेट और ईयर, मतलब इसकी 9 अगस्त 1925 क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, आप ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। अब काकोरी कांड से हम जानने से पहले, या फिर तो हम क्या करेंगे, पहले उसके हम पृष्ठभूमि के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब जानेंगे कहाँ से इसकी प्लानिंग हुई, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की, और कैसे कैसे अंजाम दिया गया। तो इस तरह हम काकोरी कांड से जस्ट पहले हम एक चीज़ या फिर एक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन आप जानते होंगे, एक नाम बहुत है सचिंद्र नाथ सान्याल प्लस राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद, इन्होंने सन 1924 में HRA का गठन किया, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था युवाओं को योद्धा बनाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो युवा थे उनको योद्धा बनाना, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करना, और फिर वो अंजाम देना। तो उनको तलवारबाजी और लाठी चलाना सिखाना, बम बनाना, ये सब चीज़ें सिखाया जाता था HRA में। तो मतलब अगर बात की जाए हम अंग्रेज़ों के हिसाब से तो ये एक आतंकवादी संगठन था, और हम भारतीयों की बात करें तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। तो उद्देश्य युवा आप याद रखेंगे, योद्धा साथ में, तो ठीक रहेगा। तो ये HRA था। अब HRA को बनाने वाले एक व्यक्ति हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक। इसके पहले HRA का उद्देश्य आपको क्लियर है, कब गठन हुआ, कहाँ कैसा हुआ, ये सब चीज़ें ठीक है, इतना हो गया। इससे भी पहले हम एक बात कर लेते हैं, अनुशीलन समिति का नाम आपने सुना होगा, अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति क्या थी? तो अगर हम कहें कि HRA के पिताजी अनुशीलन समिति हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसका गठन 1902 में किया गया, ठीक है। इसका गठन करने में जो मेन
कुछ नाम आते हैं, उसमें है, एक तो है सतीश चंद्र, कमला देवी, ये सब संगठन से जुड़े हुए थे, ठीक है। या फिर सरला देवी, इन्हीं को बोला जाता था। तो ये लोग थे। 1902 में अनुशीलन समिति की गठन हुई थे। अब अनुशीलन समिति का उद्देश्य भी क्या था, जस्ट जो आचार्य का था उससे पहले ये सब पूरे उद्देश्य अनुशीलन समिति के थे। मतलब युवाओं को इकट्ठा करना, क्रांतिकारी कदम के लिए उकसाना या फिर प्रशिक्षण देना, बम या फिर अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए सब चीज़ें बनाना। और एक नाम इसमें और आता है अरविंद घोष का, ठीक है। ये थे अरविंद घोष। तो ये 1902 में बना था। 1902 में जब बना था तो इसमें बहुत लोग थे, और इसमें एक नाम आता है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, जो कि बाद में सन 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी का निर्माण करते हैं। ये लाला हरदयाल हो गए 1913 में। ये लोग सब इसमें शामिल थे। जितने भी अगर क्रांतिकारी थे पुराने, जो थोड़ा गर्म मिजाजी थे, तो वो अनुशीलन समिति में शामिल थे। तो क्या हुआ था, ये सब प्लानिंग बना रहे थे बहुत सारा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें अंग्रेज़ों ने धरपकड़ की थी, जिसमें सब लोग अलग अलग भाग गए। तो ये सब लोग सतीश चंद्र, ये सब लोग और लाला हरदयाल सब अलग अलग देशों में भाग गए। बच गए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन बच गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। ये नाम हम भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा गुमनाम है, जबकि इनका काम बहुत बड़ा था। बहुत मेन रोल है क्रांतिकारी की भावना जगाने में। सचिंद्र नाथ सन्याल का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इस तरह हम 1902 में अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति पता ही है। उसी तरह अब क्या था, 1902 में आचार्य में थोड़ा डिस्कस हो गया, अनुशीलन समिति में बात हुई। अब हम सचिंद्र नाथ सन्याल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये खैर 1915 से लेके 1920 के बीच में जेल गए। आचार्य कब बनता है? 1924 में। 1924 में आचार्य। तो फिर 1915 से लेके 20 जेल में रहे, फिर 4 साल तक भारत का इधर उधर भ्रमण करते रहे, छुपते रहे, या फिर कुछ भी अगर आप बोल लीजिए, प्लानिंग करते रहे। तो आचार्य फिर 1924 में बनाते हैं। तो इस तरह सचिंद्र नाथ सन्याल, लास्ट में इनकी मृत्यु 1943 तक में होती है। 1937 में एक बार फिर जेल जाते हैं। उसके पहले भी लगभग कई बार जेल जा चुके हैं। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ये थे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है आचार्य 1924 से। तो सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने संभाला पूरा मामला आचार्य का। अब क्या हुआ, सचिंद्र नाथ सन्याल को गिरफ्तार कर लिया गया 1900। अब इधर बंगाल का देख रहे थे पूरा सचिंद्र नाथ सन्याल। अब यूपी के एरिया में ये अपना उत्तर प्रदेश के एरिया में कौन देख रहा था? राम प्रसाद बिस्मिल को पूरा कार्यभार आचार्य का दे दिया गया। अब आचार्य का पूरा कार्यभार राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पे आ गया। और किसी भी, आपको सबको पता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए वहाँ फंड या रुपए की ज़रूरत होती है। अब क्या करें राम प्रसाद बिस्मिल? उसके पहले थोड़ा सा हम 2 तारीखों को यहाँ पे 1911, 1912 ये डेट आपको याद होगा। 1912 में क्या हुआ, राजधानी कलकत्ता टू दिल्ली कर दिया गया। तो कलकत्ता के लोग इससे काफ़ी खिसियाए हुए थे। मतलब कौन चाहता है कि अपना स्टेट से दूसरा स्टेट राजधानी हो जाए, तो दिल्ली हो गई। काफ़ी खिसियाए हुए थे। तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति, लॉर्ड हार्डिंग के कार में बम। अब ये आपको लॉर्ड हार्डिंग कार बम फेंका गया। ये व्यक्ति एक नाम याद आता होगा आपको, रास बिहारी।
बोस, बिहारी बोस, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के कार में बम फेंका। तो इससे मतलब मेरा ये बताने का तात्पर्य है कि भारत में क्रांतिकारी भावना जग रही थी, वो भी गुप्त रूप से नहीं, अब मतलब खुले रूप से भारत में क्रांतिकारी भावना जग रही थी। सब अपना दिखा रहे थे कि हाँ हम देश को आज़ाद करेंगे। तो ये बात हो गई थोड़ा सा बैक या पृष्ठभूमि रखने की। अब उत्तर प्रदेश का दे दिया गया कार्यभार राम प्रसाद बिस्मिल को। अब फंड की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो कुछ डकैतियाँ या फिर चोरी या फिर कई मतलब उद्दंड मार्ग राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपनाए, क्योंकि सहज तो पैसा मिलेगा नहीं, नौकरी तो मिलने वाली नहीं थी इन लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और थोड़ा उनकी नज़रों में भी चढ़े हुए थे अंग्रेज़ों के कि ये लोग क्रांतिकारी या फिर उद्दंड लोग हैं। तो लोगों ने थोड़ा गलत रास्ता अपनाया। अच्छे काम के लिए गलत रास्ता भी अपनाना कभी कभी अच्छी बात हो जाती है। तो चोरी डकैती पहले करने लगे। एक डकैती उन्होंने जो फेमस है बमरौली, पीलीभीत ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे की थोड़ा सा फेमस है काफ़ी। तो वहाँ डकैतियाँ की, बहुत सारी 8-10 डकैतियाँ की, जिससे थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा हुआ। उसके बाद भी इनको लगा कि नहीं पैसे की अभी भी कमी है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सा फंड वो करते हैं, चोरी या डकैती पे माल लूटते हैं, जिससे कि हमारा एसोसिएशन का काम चले और हमारी पार्टी मजबूत हो और संगठन का काम अच्छे से हो और एचआरए को मजबूती प्रदान हो, जिससे कि भारतीयों को आज़ादी मिल सके। तो इसी क्रम में क्या था, एचआरए का जब गठन हो गया उसके बाद अब राम प्रसाद बिस्मिल चोरी डकैती ये सब चीज़ की प्लानिंग बनाने लगे। और इस बार इनका उद्देश्य ये था कि हम किसी भारतीयों को नहीं लूटेंगे, अपितु हम किसी अंग्रेज के खजाने को लूटेंगे या फिर अंग्रेज के बड़े ऑफिसर्स को लूटेंगे। तो इसी विचार में करते हुए कुछ लोगों को, अपने साथियों को इकट्ठा किया। अब राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये शाहजहाँपुर तब के भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में पड़ता था। अब आप देख लीजिएगा शाहजहाँपुर तब के भारत में कहाँ पड़ता था। तो ये अपने साथियों के साथ इकट्ठा हुए और कुछ चोरी या डकैती करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। अब क्या होता है, उसी बीच थोड़ा सा हम बता देते, एचआरए का मतलब एचआरए में एक घोषणा पत्र था, पीले कलर का घोषणा पत्र था, ये पीले कलर का घोषणा पत्र था। फिर 4 पेज का एक लेख लिखा गया, उसका नाम रखा गया द रिवोल्यूशनरी। इस मतलब ये था इसमें कि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ था कि किस तरह हम अंग्रेज़ों को भगाएंगे। अंग्रेज़ों की एक तरह से धमकी थी, मतलब कि कागज़ या फिर पेपर के माध्यम से कि आप अंग्रेज़ भारत को छोड़ जाइए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, लूटेंगे, खजाने हो जाने। तो रिवोल्यूशनरी अंग्रेजी में प्रकाशित इसीलिए जानबूझ के करवाई गई थी जिसे अंग्रेज समझ सकें। तो इस तरह घोषणा पत्र था। और ये एचआरए जो था ना, गांधी जी का सख्त विरोधी था। ये बोलते थे कि आप भारतीयों से ये बोलते थे कि आप इस बूढ़े के चक्कर में, बूढ़े मतलब गांधी जी के चक्कर में आप ना फंसिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपको आज़ादी नहीं दिला सकता, ये बल्कि अंग्रेज़ों से डरता है। तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप क्रांतिकारी कदम उठाइए, तभी अंग्रेज़ हमारा भागेंगे हमारे देश से। तो इसको मतलब एचआरए जो था गांधी जी का विरोधी था। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस समय जो कहानी चल रही है काकोरी कांड 1925 में, 1924-25 के बीच में गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे।
तो इस समय पूरा जो काम चल रहा है, तो एक तरफ गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, आचार्य का इधर इन्होंने गठन किया अनुशीलन समिति, जो कि इसका बेस था, उसी का फिर बाद में जो नाम है आचार्य, जो कि इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद नहीं, कानपुर में गठित किया गया। ठीक है, आचार्य। अब हम कहानी आते हैं अपने काकोरी कांड के। तो उसमें हम 4 व्यक्तियों की मुख्यतः चर्चा करेंगे जो जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है। तो उसमें अगर हम 4 व्यक्ति, अब हम बात करेंगे, क्या था कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन्य साथी, लगभग 29-30 लोग गिरफ्तार हुए थे। 10 लोग मेन थे जो डकैतों को अंजाम दिए। तो इसी क्रम में राम प्रसाद, ठीक। अब इन चारों का हम नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन चारों को ही इस काकोरी कांड के बाद फांसी दी गई, इसलिए इनका नाम प्रमुख हो जाता है। बाकी और लोगों को भी सज़ा दी गई, लेकिन इनको मृत्युदंड या फिर फांसी की सज़ा दी गई। इनको बचाने की तमाम कोशिशें भी की गई थी, लेकिन नहीं बचे थे, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा हाथ था। उनको काफ़ी बचाने की पूरा भरपूर प्रयास किया गया था, लेकिन बचा नहीं सके थे अंततः। दूसरा नाम अगर हम आप याद कर पा रहे हैं तो अशफाक उल्लाह खान, ठीक। तीसरा नाम अगर हम कहें तो रोशन सिंह ठाकुर, रोशन सिंह। चौथा नाम था राजेंद्र लहड़ी, ठीक है, उधर राजेंद्र लहड़ी लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल। इन व्यक्तियों को बाद में काकोरी कांड के षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी। थे चंद्रशेखर आज़ाद भी, लेकिन वो गायब हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने अपने आप को खुद से गोली मार के समाप्त कर लिया था। ये तीनों व्यक्ति थे कहाँ? शाहजहाँपुर। ये व्यक्ति थे बंगाल। काम धाम इनका कहाँ था? बनारस। प्रभावित हुए थे सचिन सान्याल थे। अब सचिन सान्याल ने बीच में हमको याद आ गया, सचिन सान्याल ने अपने बहुत ही ज़्यादा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपना एक बुक लिखी है, बंदी जीवन किताब का नाम है। उसमें अपना पूरा कहानी उन्होंने चर्चा किया है। तो बंदी जीवन किसकी बुक है? तो सचिन सान्याल का। ये तीनों व्यक्ति शाहजहाँपुर थे, वो व्यक्ति था बंगाल का। इनको सबको फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 27। ये व्यक्ति को दी गई 17 दिसंबर 1927। परीक्षा के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो राजेंद्र लहड़ी को 2 दिन पहले दी गई थी फांसी की सज़ा। तो व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी। बाकी लोगों की हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, बाकी कई नाम हैं। फ़िलहाल 4 लोग जो कि फांसी की सज़ा इनको अंग्रेज़ों द्वारा दी गई, मृत्युदंड, और ये हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। ये अपने बोला करते थे कि हमारे पिताजी हमें बचपन के दिनों में काफ़ी पिटाई करते थे, क्योंकि बदमाश थे तो पिटाई होनी ही है। तो इस तरह से फिर इनको क्या हुआ, एक बार इनका एक दोस्त था सुशील, उसने सत्यार्थ प्रकाश, ये किताब है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। आर्य समाजी थे स्वामी दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने बुक लिखा। इसको सुशील, इनके जो मित्र था, इन्हें दिया
और उसमें उसको पढ़ के राम प्रसाद बिस्मिल का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे आर्य समाजी हो गए, बहुत ही मतलब सत्य की ओर जाने लगे। वो यहाँ तक कि मतलब बोला जाता है कि वो इतना ज़्यादा सत्य में वो रहने के ज़मीन पे लेटने लगे, कम खाना खाने लगे और मतलब बहुत ही एकदम सिंपल लाइफ जीने की लगे। तो सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अब इस बार के अगर हम मध्य प्रदेश TCS की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आया था प्री में, सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये ठीक है। अब इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल पूरा हो गए आर्य समाजी। ये आर्य समाज को मतलब पूरा फॉलो करते थे। आर्य समाज जो होता है ना, तो आर्य समाज मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोधी होता है और उसमें सब भगवान को मानेंगे, हर चीज़ को मानेंगे, उनकी मूर्ति पूजा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कट्टरता दिखाते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ऐसे थे। शेर व शायरी इनको करना आता था, काफ़ी शेर व शायरी किया करते थे। तभी आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आते ही आप लोग ने एक दो लाइन का सेंटेंस याद आ जाता होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको कि फांसी दे दी गई लास्ट में। शाहजहाँपुर के थे, 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में शायद। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लिए। अब हम अगला जो व्यक्तित्व है वो है, हाँ एक चीज़ और है इसमें कि गोरखपुर में फांसी दी गई। ठीक है। अब गोरखपुर में जब फांसी दी गई तो इनकी मूर्ति या फिर जो भी समाधि है वहीं पे बना होगा निश्चित रूप से। अब हो गए दूसरे व्यक्ति अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां जी के भाई राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत बढ़िया दोस्त थे, तो अक्सर आए जाया करते थे। तो जबकि अशफाक उल्लाह खां से कोई इनका वास्ता नहीं था, तो उनके भाई बताया करते थे अपने छोटे भाई से कि राम प्रसाद बिस्मिल है जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा किस्म का इंसान है, अच्छा दिल का इंसान है, थोड़ा कट्टर भी है, मतलब थोड़ा गर्म मिजाजी है लेकिन बढ़िया है। तो इनको इंटरेस्ट जगा कि हम भी राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलेंगे। तो बहुत बार कोशिश किए लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल से डायरेक्ट मिलना हो नहीं पाता था। एक बार क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके बड़े भाई एक नदी के किनारे कोई ऐसे बैठ के मंत्रणा कर रहे थे, मंत्रणा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कोई शेर मारते हैं, कोई कहा, तो वहीं पहुंचते हैं, ये भी साथ में चुपके से पहुंचे होते हैं, तो ये वाह वाह कर देते हैं, वाह वाह मतलब। तो फिर ये तब वो नाम पूछते, भाई कौन हो तुम? तब बताते कि हम इनके छोटे भाई हैं, अशफाक उल्लाह का हमारा नाम है, हमको भी थोड़ा शेरों और शायरी में वो है इंटरेस्ट है। तो फिर धीरे धीरे ये अशफाक उल्लाह खां इतने ज़्यादा इनके प्रेमी थे, इतने ज़्यादा फ़ैन थे कि ये बोले कि तुम आर्य समाज का रूल फॉलो करो। तो ये बोले ठीक है। एक मुस्लिम होके भी आर्य समाजी बन गए थे, मतलब बन नहीं गए थे, लगभग ज़्यादातर चीज़ें वो भी इनके चक्कर में किया करते थे, नियम धर्म सब ये सब चीज़ें। तो ये थे अशफाक उल्लाह खां, कद काठी से काफ़ी इनकी हाइट थी, काफ़ी बड़े थे और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये। मतलब इन चारों में से जिनको फांसी दी गई सबसे बढ़िया पढ़े लिखे दूरदर्शी व्यक्ति के आदमी थे। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी और काफ़ी होशियार थे। इन्होंने हालांकि काकोरी कांड जो है इसका विरोध भी किया था अशफाक उल्लाह खान ने, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम लूटेंगे उसके बाद सीधे पकड़े जाएंगे और फांसी होगी या फिर जेल जाएंगे, और हुआ भी वही। तो इस तरह से ये काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे। अब हो गया तीसरा नाम, ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह का नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और जो बात भी ऐसी है क्योंकि ये व्यक्ति काकोरी कांड में किसी भी तरह से ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से किसी भी रूप से इसमें शामिल नहीं था। इनको फांसी दी गई। अब अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ दी गई? जिस तरह गोरखपुर में दी गई, इनको दी गई फैजाबाद। सब उत्तर प्रदेश में ही लटकाए गए। अब बात ही उत्तर प्रदेश की है, फैजाबाद, ठीक, फैजाबाद। तो रोशन सिंह क्या था
ये ना ही शामिल थे काकोरी कांड में। ये राम प्रसाद बिस्मिल से मिले थे। ये एक डाकू थे। रोशन सिंह एक्चुअली में बहुत बड़े, बहुत फेमस या फिर बहुत कट्टर डाकू थे, तो इनको बंदूक वगैरह चलाना आता था। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी एक बार ये इनसे मिले थे। कोई नाम हमको एकदम से क्लियर नहीं है, कोई दीक्षित करके है, वो ही रोशन सिंह को और राम प्रसाद बिस्मिल को इंटरेक्ट करवाए थे। तो इस तरह इनकी हो गई थी शामिल, मतलब जानते पहचानते थे कि, और इनको लगा था कभी ज़रूरत पड़ी तो रोशन सिंह से हम बंदूक चलवाएंगे, उनको क्योंकि ज़्यादा नॉलेज है। तो इस तरह रोशन सिंह डाकू थे मात्र। ये हाँ, बमरौली जो डकैती होती, रॉबरी, उसमें बमरौली यहाँ था, तो मतलब पीलीभीत में जो रॉबरी हुई थी उसके उसमें मर्डर में केस में इनको फंसा के काकोरी वाले उसमें लटका दिया गया था। इसमें किसी एक व्यापारी की इन्होंने हत्या कर दी थी, तो उस मर्डर में इनको दिया गया था फांसी। अब चौथे व्यक्ति थे राजेंद्र लहड़ी। राजेंद्र लहड़ी की बात करें तो ये व्यक्ति काफ़ी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे ये थे और ये थोड़ा गर्म मिजाजी, और ये वाले डाकू ही थे। तो इस तरह राजेंद्र लहड़ी जो कि बंगाल के थे, लेकिन वो बनारस में उनका BHU से वो मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे थे, MA की डिग्री हासिल कर रहे थे। उसी बीच ये सब चीज़ें, क्रांतिकारी भावना, क्रांतिकारी चीज़ें हुई, तो वो भी शामिल हुए और HRA में वो भी शामिल हो गए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, सचिन नाथ सन्याल से ही प्रभावित होके। तो ये व्यक्ति बंगाल के थे और बनारस में इनका कर्मभूमि है, मतलब जो भी काम पूरा किए काम तो ये बनारस में किए। तो राजेंद्र लहड़ी की कहानी है कि जब क्या था, ये काकोरी कांड में, अभी हम काकोरी कांड की बात करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात कर ले थोड़ा सा। तो राजेंद्र लहड़ी जब काकोरी कांड में, चलो अभी हम थोड़ा यहीं पे काकोरी कांड को, ये इतना तो आपने नोट कर लिया होगा शायद। तो राजेंद्र लहड़ी थे, तो उन्होंने क्या किया था, जब काकोरी कांड में लूट रहे थे लोग, तो अशफाक उल्लाह पढ़े लिखे व्यक्ति, तो इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई ऐसा हम नहीं करते। तो राजेंद्र लहड़ी ने बोला, तुम साले डरपोक हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आखिर हो तो मुसलमान ही। ऐसा करके उन्होंने इनको लताड़ दिया था। फिर भी अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने बोला चाहे जो भी हो जाए हम रहेंगे साथ। अब क्या था, ये थी उत्तर प्रदेश के नक्शे में, ये यहाँ मान लीजिए लखनऊ है, काकोरी से चल के एक ट्रेन 8 डाउन उसका नाम था, 8 डाउन पैसेंजर लखनऊ आ रहे थे। तो बीच में क्या किए, एक काकोरी, ये लखनऊ, क्या किए, ट्रेन में इन्होंने 4, 5, 8, 10 जितने लोग थे सबने प्लान बनाया था कि क्या करेंगे, हम लूटेंगे अंग्रेज़ों के खजाने को। तो काकोरी और लखनऊ के बीच में वो पैसेंजर में कोई माल लदा था, हीरे जवाहरात से भरा हुआ, फिर जो भी उसमें था मटेरियल, मतलब काफ़ी वजनी था मटेरियल, तो इसीलिए लूटने का प्रयास किया। तो सभी व्यक्तियों ने क्या किया, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तो थे ही नहीं, राजेंद्र लहड़ी, इन्होंने अभी राजेंद्र लहड़ी के थोड़ी सी हम चर्चा और करेंगे। क्या था, इन्होंने प्लानिंग बनाया कि हम लूटेंगे। तो ट्रेन आ रही थी, तो क्या किए, और इन्होंने 4, 5 लोगों ने ये विशेष ध्यान रख रहा था, किसी की जान नहीं जानी चाहिए इसमें, हम लूट लेंगे मटेरियल, माल अपनी यूज करेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो काकोरी कांड में हुआ क्या, ये लोग डिब्बे में चढ़ गए। तो फिर ये व्यक्ति थे अशफाक उल्लाह खान, जो कि चैन पुलिंग की, चैन खींचे, ट्रेन रुकी और सब लोग जाके तो लूट कर दिए। तो बहुत बड़ा एक बक्सा था, वो टूट नहीं रहा था। तो राजेंद्र अशफाक उल्लाह हम बताए पहले से ही थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप के थे, तो उन्होंने हथौड़े से बोलते हैं कि इसको तोड़ के फिर खजाने को निकाला था। और उसी समय जब हथौड़ा लेने गए तो अशफाक उल्लाह खान ने
क्या किया था, अपनी माउजर या फिर अपना गन राजेंद्र लहड़ी को, नहीं राजेंद्र लहड़ी नहीं, एक व्यक्ति थे मनमथ नाथ गुप्त, तो अपना माउजर या फिर क्या बोलते हैं रिवाल्वर, जो कि जर्मनी से बना हुआ था, जर्मनी से उसमें बना हुआ क्या था, पीछे लकड़ी का कुंडा लगा हुआ होता था, तो मनमथ नाथ को थमा दिया कि लीजिए आप पकड़िए इसको। तो मनमथ नाथ से डर के मारे या फिर जानबूझ के क्या हुआ, उनसे एक गोली चल गई और एक किसी व्यक्ति की, मुस्लिम व्यक्ति थे, उसकी हत्या हो गई थी। तो केवल एक मर्डर, काकोरी कांड में केवल एक ही व्यक्ति की जान गई थी, उसके अलावा किसी को जान के कोई क्षति नहीं पहुंची थी। तो अशफाकुल्ला खान ने इसको तोड़ा, फिर इसके बाद इसको लेके चले गए लोग। और लेने के समय क्या था कि एक बनारसी लाल नाम के व्यक्ति थे, वो भी थे, तो उनकी साल जो उड़ते हैं ना सर्दी के दिनों में हम लोग साल इस्तेमाल करते, तो वो साल छूट गई थी। तो उसी से फिर सबकी गिरफ्तारियाँ हुई। अगर साल नहीं छूटती तो ये हम कहानी आज शायद नहीं पढ़ रहे होते। तो साल छूटे और उसे धीरे धीरे खुफिया विभाग जो भी था अंग्रेज़ों का पहुंचा और सबको गिरफ्तार किया। और फिर बाद में ये चारों लोगों को फांसी की सज़ा में लटकाया गया। तो काकोरी कांड जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप गूगल में लोकेशन में आप कौन से ज़िले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इस तरह थे काकोरी कांड की घटना। और उस घटना के बाद तो ये काकोरी कांड हुआ। अब हम राजेंद्र लहड़ी को बता रहे थोड़ा सा। तो राजेंद्र लहड़ी बंगाल के थे, बनारस में BHU से पढ़ाई कर रहे थे। तो ये भी शामिल हो गए कहाँ, इसमें काकोरी कांड में शामिल होते। इनको जो फांसी दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी गोंडा यूपी में गोंडा ज़िला पड़ता है, एक जगह है। तो अभी भी 17 दिसंबर को राजेंद्र लहड़ी दिवस के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये 4 व्यक्ति थे, 4 शेर थे या फिर 4 क्रांतिकारी थे, 4 देश प्रेमी थे। ये क्या थे, इनको चारों को फांसी दी गई हंसते हंसते, कोई कलमा पढ़ते हुए, कोई अपने हिंदू धर्म का भागवत रामायण या फिर गीता पढ़ते हुए, ये सब चीज़ ये लोग झूल गए थे फांसी में और देश की सेवा के लिए। तो आज की कहानी में मतलब यही था। अब थोड़ा सचिन नाथ सन्याल इस मतलब ये काकोरी कांड के जो भी थे, तो बैकबोन या फिर बैकग्राउंड कौन थे, सचिन नाथ सन्याल। तो आज हमने कितने व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाकुल्ला खान, लाला हरदयाल का भी नाम आया, और बंदी जीवन ये उनकी पुस्तक थी सचिन नाथ सन्याल की, और रास बिहारी बोस का भी नाम है। रास बिहारी बोस को भी हम बाद में देखेंगे, जो कि बाद में INA इंडियन नेशनल आर्मी जो कि जापान में गठित की गई थी, उसमें प्रमुख हिस्सेदारी निभाया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस बाद में उसके मेन लीडर बने थे। अब बीच में थोड़ा राम प्रसाद बिस्मिल दिख गए तो हमको याद गया कि राम प्रसाद बिस्मिल की एक घटना और है। राम प्रसाद बिस्मिल एक अधिवेशन होने वाला था, जिसमें क्या था कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इकट्ठा होने वाले थे। आप कमेंट करके हमको ये बताएंगे, अगर सर्च कर पा रहे हैं आप, तो कि कब कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मतलब अलग हुए थे और कौन से अधिवेशन में। ये हम बता दे रहे कौन सी जगह है, लखनऊ के अधिवेशन में इकट्ठा होने वाले थे। तो सन आपको बताना है कि किसमें अलग हुए थे और किसमें इकट्ठा होने वाले थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी बहुत ही ज़्यादा फैन थे किसके, बाल गंगाधर तिलक के बारे में इन्होंने सुन रखा था कि बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही गर्म मिजाजी नेता है, बहुत ही बढ़िया भाषण देता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी देखने गए। अब देखने गए कि कैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, कैसे भाषण देंगे। तो वहाँ क्या था कि सबसे पहले उसके नरम दल के नेता एक कोई मजूमदार करके आए, मजूमदार नरम, अब बाल गरम। तो मजूमदार साहब जब आए कांग्रेस के, तो उनकी काफ़ी स्वागत किया गया, काफ़ी पॉपुलैरिटी की गई, उनकी रैली निकाली गई और रैली स्थल तक उनको बढ़िया से एकदम जय हो, जय कांग्रेस, ये सब करते हुए, हल्ला हो करते हुए मजूमदार साहब को ले जाया गया।
और जब बाल गंगाधर तिलक आए तो कांग्रेसियों ने क्या किया कि इनको चुपके से, जैसे ही ट्रेन से उतरे, सोचे कि हम कार से चुपके से लेके चले जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा ये कौन सा नेता है। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था, उन्होंने वहीं पे विरोध कर दिया कि नहीं, हमारा नेता भी कैसा जाएगा, काफ़ी मतलब पॉपुलर होके काफ़ी भीड़ के बीच में जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, सुनने में या फिर कहानियों में तो ये आया था, जो रथ या बग्घी था तो उसमें खुद ही अपना कंधा दिया था, मतलब कि खुद ही खींच के ले गए थे। बोले कि कोई नहीं ले जाएगा, घोड़ा नहीं ले जाएगा तो मैं ले जाऊंगा, और अपने साथियों के साथ वो स्थल तक ले गए थे। तो बाल गंगाधर काफ़ी प्रभावित हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये थे अपने राम प्रसाद बिस्मिल। अब थोड़ा सा 1 मिनट में हम आपको समराइज कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक था काकोरी कांड था। काकोरी कांड से हमने आचार्य देखा, आचार्य के भी पहले अनुशीलन समिति देखा, उसमें हरदयाल और सचिन नाथ सन्याल, सतीश चंद्र बोस, कमला सरला देवी, अरविंद घोष, इन लोगों का थोड़ा सा जिक्र आया। 1911-1912 बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो गई। फिर उसके बाद हम आए थे काकोरी कांड में। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पे एक ट्रेन को लूटने की घटना थी, उसमें हम चर्चा किए। और सबसे जो मेन हमारा प्रमुख चर्चा का विषय था इन 4 व्यक्तियों का, जिनका नाम इतिहास के पन्ने में शायद कम ही मिलता भी है तो कोई पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता। तो 4 लोगों को हमने थोड़ा बताया कि किस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, द रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी ये कैसे व्यक्ति थे और कौन थे, और काकोरी कांड में इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो इस तरह आज हम कहानी के माध्यम से इसको समेटने की कोशिश किए। बंदी जीवन, ये सचिन नाथ सन्याल, और हाँ, सचिन नाथ सन्याल को काला पानी हुआ था, काला पानी की सज़ा हुई थी। तो अभी कभी आपसे कोई पूछ ले काला पानी सचिन नाथ सन्याल को हुआ था, जी हाँ। काला पानी क्या होता था, काला पानी कोई काला पानी नहीं होता था। अंडमान निकोबार जो भारत के जो द्वीप है वहीं पे रख दिया जाता था बीच टापू में, और चारों तरफ से पानी है कि कहीं भागने का कोई चांस नहीं, वहीं पे अपना पड़े रहो, तो काला पानी था। तो सचिन नाथ सन्याल को भी काला पानी की सज़ा हुई थी। तो इस तरह आज हम भारतीय इतिहास के एक पहलू पे चर्चा किए, सचिन नाथ सन्याल, जो कि काफ़ी इस कहानी के इर्द गिर्द घूमते रहे और बाद में वो फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने कहा था कि मैं हिंदू तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मुस्लिम भी हूँ, अगर हमको पुनर्जन्म मिले तो हम एक बार फिर से भारत माता की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, अपनी जान देने के लिए फिर से धरती पे आना चाहता हूँ। तो इसमें एक निर्दोष व्यक्ति जो काकोरी कांड से कोई संबंधित नहीं था, रोशन सिंह को भी शामिल कर लिया गया था बाद में, और उनको फांसी दी गई थी। और इन सबों को बचाने में एक व्यक्ति थी मालवीय जी, जो कि बहुत ही प्रयास किए, लेकिन अंततः उनको इशारों को बचा नहीं पाए फांसी से, और इनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, और एक खुशी खुशी अपने देश के सेवा के लिए झूल गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी काकोरी कांड से रिलेटेड। तो इस तरह अगली कहानियों के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कौन से टॉपिक पे हम कहानी आपको सुनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।